हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो हमारा ठोस होता है वो दो तरह के होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होता है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस, यानी जो ये हमारा होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के अनुसार देखेंगे कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें वो क्या होता है, बात को यहाँ पर समझो। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो लघु क्रिस्टल। अब लघु क्रिस्टल क्या हो सकता है, आप ऐसे समझो, ये हमारा रूम है। ठीक है, ये रूम में क्या है, ये रूम हमारा पूरा किससे बना है, ये छोटे छोटे ईंट से बना। अब इस छोटे ईंट को क्या मान लो, लघु क्रिस्टल मान लो। अब क्या है, ये छोटे छोटे ईंट, बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरे रूम को बनाते हैं। इसी तरह क्या है, ये जो हमारा होता है लघु क्रिस्टल होता है, ये छोटे छोटे लघु क्रिस्टल मिलकर आपस में जुड़कर एक बहुत ही बड़ा क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इनके इनके का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, इनके घटक कण। अब घटक कण क्या हो सकता है, घटक कण हो सकता है परमाणु, और हो सकता है या हमारा आयन हो सकता है। ठीक है, जो इनकी घटक कण होंगे वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बात को यहां पर समझो, जैसे क्या है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो उसके घटक कण होंगे, यानी जो छोटे छोटे लघु क्रिस्टल होंगे, वो क्या होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित का मतलब यहाँ पर ये समझो, जैसे क्या है, आप स्कूल में हो, स्कूल में जब प्रेयर होता है तो सब लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो जब अपनी अपनी लाइन में खड़े हो गए तो क्या है, वो एक नियमित क्रम बन गया ना भाई, एक निश्चित क्रम है कि आप क्या 12th में हो तो 12th की लाइन में रहोगे, 11th में हो तो 11th की लाइन में रहोगे, तो वो अपना पर्टिकुलर लाइन है। तो इसमें भी यही होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस में होता है, इनके घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, बात को यहाँ पर समझो, क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ लेंगे, अगर हमने क्या किया है, एक NaCl का क्रिस्टल लिया है, तो NaCl का क्रिस्टल लिया तो उसमें क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। ठीक है, तो देखो होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सोडियम यानी Na+ रखते हैं और यहाँ पर भी क्या रखते हैं, Na+ रखते हैं, फिर हमने यहाँ पर क्या रखा है, Na+। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार Cl रखेंगे, ये देखो Cl-, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl-, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Cl-, फिर एक Cl- यहाँ पर। अब फिर क्या रखेंगे, फिर Na रखेंगे, कुछ इस तरह से समझो। अभी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। ठीक है, हर जगह Na+ कर देना। फिर क्या होगा, इस बार यहाँ भी क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, Cl-, Cl- होगा, फिर यहाँ पर Cl- होगा और यहाँ पर भी Cl- होगा। यानी ऐसे ये प्रक्रम चलता रहता है। दीर्घपरासी का मतलब होता है ये लॉन्ग रेंज, ये NaCl लॉन्ग रेंज तक चलता रहता है। इसको हम कहते हैं दीर्घपरासी, जो कि इसमें पाया जाता है। अब क्या है, NaCl ऐसे कई बहुत यूनिट तक चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, Na+ 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ होता है। देखो यहाँ पर एक, अगर यहाँ पर मैं इस
Na+ की बात करूं तो देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितने हुए? 4 हुए। लेकिन क्या है, क्योंकि आपको पता है NaCl क्या होता है, त्रिविमीय व्यवस्था होती है NaCl में। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन समझो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सपोज कर लो ये हमारा x एक्सिस है, तो ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो z एक्सिस कहाँ जाएगा? z तो बाहर आएगा ना भाई, z जो हमारा आएगा वो बाहर आएगा बोर्ड के। तो ये जो हमारा होगा ये बोर्ड के बाहर होगा। एक इसके ऊपर Cl आएगा बोर्ड के बाहर और एक इसके पीछे Cl आएगा बोर्ड के पीछे आता है। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब यही होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप देखोगे एक Na जो होता है वो 6 Cl से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो एक Cl की, अब मैं यहाँ पर बात करूं इस Cl की, तो ये Cl क्या हुआ है, 6 Na से घिरा हुआ होता है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर गिरा है और एक यहाँ पर और एक 4 ये होगा और इसके एक ऊपर और एक इसके पीछे, तो 6 क्या हुआ है, 6 Na से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा जिसमें अगला पॉइंट है वो क्या है, इसका गलनांक क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण यानी ये क्या है, शार्प है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है। अब गलनांक क्या होता है, किसी टेम्परेचर यानी किसी एक निश्चित ताप पर क्या होता है, एक ठोस का द्रव में जाना ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये रहेगा, जो हमारा यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका गलनांक एक निश्चित होगा। यानी कहने का मतलब अगर 5000 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये द्रवित हो रहा है, यानी कोई ठोस है अगर वो 5000 डिग्री सेल्सियस पे द्रवित हो रहा है तो 5000 ही डिग्री सेल्सियस पे द्रवित होगा, ना कि 5000 से ज्यादा और ना ही 5000 से कम। उसका एक पर्टिकुलर फिक्स है, निश्चित है, यानी इसी ताप पर क्या होगा, ये द्रवित होगा। समझ में आ रही बात ना। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका जो गलनांक होगा वो निश्चित होगा, यानी वो जिस ताप पर गलेंगे उसी ताप पर ही गलेंगे, ना कि उससे ज्यादा ना कि उससे कम। समझ में आ रही बात। जैसे क्या है, आप एग्जाम्पल में यहाँ तो उससे हमें रिलेट है नहीं, बस ऐसे समझो, हमारा वाटर क्या होता है, वाटर का जो होता है क्वथनांक यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वहां पर क्या होता है, 100 से अगर कम डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 100 से कम थोड़ा सा भी अगर ताप दोगे तो क्या करेगा, वो बॉयल नहीं करेगा, वो उबलेगा नहीं। सेम इसी तरह ठोस क्या होता है, ठोस का एक निश्चित ताप होता है, अगर उसी ताप पर क्या होगा, ये द्रवित होगा, अगर उससे कम ताप होगा तो ये द्रवित होने वाला ही नहीं है। समझ में आ रही बात ना। तो ये पॉइंट आज समझ में आ रहा है। तो पहले क्या करो, और पॉइंट को डील करने से पहले इसको आप लोग नोट कर लो। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर बात को समझो। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसकी सतह प्लेन होती है, यानी कहने का मतलब अगर हम उसको चाकू से कट करते हैं तो चाकू से कट करने के बाद अगर हम उसकी सतह को क्या करते हैं, वहां पर छूते हैं तो देखेंगे क्या एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा। उसकी सतह कैसी होगी, एकदम प्लेन होगी। यानी जैसे जो हमारा आयरन है उसको अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद अगर सतह को देखोगे तो एकदम प्लेन मिलेगा। समझ में आ रही है बात ना। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, इसका मतलब समझो, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषमदैशिक होता है। अब देखो विषमदैशिक होता क्या है, अगर कोई ठोस है उसके भिन्न भिन्न दिशाओं यानी अलग अलग दिशाओं में जाने पर उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक गुण क्या हो सकता है, भौतिक गुण हो सकता है जैसे विद्युत प्रतिरोधकता हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे, देखो क्या है, हमने क्या किया, एक NaCl का क्रिस्टल लिया है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, Na+, और यहाँ पर भी Na+, सेम चीज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na+। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा हमारा Cl-, ये भी हमारा Cl- है, यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर Na+ हो जाएगा, यहाँ पर भी Na+ हो जाएगा, ये भी देखो Na+, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na+। और फिर एक बार हम Cl- यहाँ पर करते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है,
पहले हम क्या करते हैं, इस दिशा में चलते हैं, यानी क्या है, हम इस दिशा में चलते हैं, ऊपर से क्या है नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम इस दिशा में चलते हैं, तो जब इस दिशा में चल रहे हैं तो हमको सिर्फ मिल क्या रहा है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस और Na प्लस। अब हम इस दिशा में चलते हैं, तो अगर हम क्या है इस दिशा में चलते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है Na प्लस Cl मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, Na प्लस और Na प्लस, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इधर जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा और इधर जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा। तो इसके जो भौतिक गुण होंगे इधर जाने पर अलग होगा और इधर जाने पर क्या होगा, अलग होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो ये क्या है, विषमदैशिक है। क्यों, क्योंकि इसके जो भौतिक गुण है अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया है। ठीक है, तो जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा ये क्रिस्टलीय ठोस है, यही हमारा जो क्या है ट्रू सॉलिड होता है। जो हमारे आसपास जितने हम ज्यादातर सॉलिड देखते हैं, ये जो पूर्ण रूप से अच्छा जो सॉलिड होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। समझ में आ रही है बात ना। अब क्या है, इसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, जैसे NaCl है, यहाँ पर उदाहरण ले लो कुछ क्रिस्टलीय ठोस का। ये जो है हमारा NaCl है, ये क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, उदाहरण होता है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, हमारा सुक्रोज है, ये भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। यहाँ पर आ सकते हो सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, ये सब के और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो ये जो था हमारे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में था, इसको आप लोग नोट कर लो। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे आज क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो देखो क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, यहाँ पर बात करूं आज क्रिस्टलीय ठोस, ये क्या होता है, बात तो यहाँ पर समझो। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, आसमान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब आसमान प्रकार के क्या हो सकता है, जैसे क्या एक घटक कण इतना बड़ा है और एक बहुत ही बड़ा हो सकता है, एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या है, ये असमान प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा वो क्या होगा, असमान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है इसमें घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका रीजन क्या है। सपोज कर लो क्या है, प्रेयर हो रहा है, प्रेयर में क्या है, सब लोग क्या है एक रूम है, अपनी अपनी रूम में करें। सपोज कर लो क्या 11th अपना रूम है, 12th अपने रूम है और 9th अपने रूम है, 10th अपने रूम है, सब अपने रूम में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट में आते हैं। क्या है, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो क्या है लेट में आते हैं। अब लेट में आए, क्या हुआ, जैसे वो लेट में आए तो देखे कि प्रेयर चालू हो, तो पीछे से क्या होता है, किसी भी लाइन में वो घुस गए। वो देखोगे किसी भी लाइन में वो घुस जाएंगे, तो उनका जो मेन लाइन था उसमें नहीं गए ना, वो डिस्टर्ब हो गया वो लाइन ना। तो क्या है, इसमें अनियमित हो जाएंगे, जिस क्लास में उनको होना चाहिए उस क्लास में नहीं है, वो अनियमित क्लास में हो जाते हैं। तो वही कारण यहाँ पर भी होता है, इसमें जो घटक कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये ए था, ये ए था, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का के यहाँ पर आ गया बी आ गया। इसी तरह यहाँ पर बी है, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर कुछ इस तरह से बी और यहाँ पर ए। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई क्रम बन रहा है, कोई क्रम यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कोई क्रम नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, इसमें घटक कण क्या होते हैं एक अनिश्चित क्रम में, आप कह सकते हो क्या है, एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ रही बात ना। अगला जो पॉइंट है इसका यानी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक
तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी निश्चित नहीं होता है। बात को यहाँ पर समझो, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता था, लेकिन वहां पर अगर आप क्रिस्टलीय ठोस में बात करोगे तो वहां पर क्या होता था, वहां पर निश्चित होता था। यहाँ पर क्या होता है, ये ताप के एक निश्चित परास में क्या होते हैं, पहले क्या करेगा, नरम होगा, फिर ये क्या होगा, द्रवित होगा, फिर हम इसको अलग अलग क्या है सांचे में ढाल सकते हैं। जैसे क्या है, आप प्लास्टिक का उदाहरण ले लो, वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसको हम क्या करते हैं, पहले क्या होगा, जब गर्म करते हैं तो नरम होगा, नरम होने के बाद क्या होता है, द्रवित होगा, जिससे हम अलग अलग तरह के क्या होते हैं उत्पाद हम बनाते हैं, अलग तरह के प्रोडक्ट को हम निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझो, सपोज करो अगर हमने यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर रखा है, ठीक है, यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस रखा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको गर्म करते हैं तो 400 डिग्री सेल्सियस है तो पहुंचेगा तो क्या, पहले नरम होगा, नरम होने के बाद फिर जैसे टेम्परेचर और आगे बढ़ेगा तो द्रवित होना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं द्रवित होने लगेगा, पहले यहाँ पर नरम होगा, फिर धीरे धीरे ये द्रवित होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे ये 400 और 500 के बीच में लाई कर रहा है, ना कि 400 पे लाई कर रहा है, यानी ये ताप के एक निश्चित परास में हो रहा है। समझ में आ रही है बात ना? तो ये कहने का मतलब है इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, आप क्या देखते हो, जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो इसके ज्यामितीय में परिवर्तन आ जाता है। ज्यामितीय में परिवर्तन का मतलब है जब हम क्या है इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, ये क्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय रूप आ जाता है। जैसे क्या है, आप लोगों ने सुना होगा जो पहले की इमारत होती थी, प्राचीन इमारत होती थी या प्राचीन के जो हमारे कांच होते थे उसमें दुधियापन आ जाता था। दुधियापन आ जाने का जो कारण ही ये होता था, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन दिन में क्या होता है, गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, तो उसमें ठंडा होने पर क्या होता है, इसमें क्रिस्टलीय का गुण आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें दुधियापन आ जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर में विंडो लगा, उस विंडो में जो हमारा कांच लगा होता है, आप लोग देखोगे 2-3 साल या 4 साल में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की जो परत होती है धीरे धीरे मोटी होने लगती है और ऊपर की जो परत होती है धीरे धीरे क्या होती है, पतली होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो गर्म होता है, गर्म होने पर क्या होता है, उसके जो कण होते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है इसको हम कहते हैं अतिशीतित द्रव। कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड आप देखो क्या है, इसमें बहने का गुण है। आप लोगों को पता है जितने भी हमारे ठोस होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं होता है, यानी इनमें क्या फ्लूइडिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें फ्लूइडिटी का कारण होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको छदम सॉलिड कहते हैं। वो क्या था, हमारा ट्रू सॉलिड था, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर क्या बहने का गुण उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, इसलिए हम तो स्यूडो सॉलिड या छदम सॉलिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें बहने का भी गुण थोड़ा बहुत इसमें होता है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, इसकी सतह समतल नहीं होती है। बात को यहाँ पर समझो, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जो सतह, यानी अगर इसको आप काटोगे और इसकी सतह पर अगर आप टच करोगे तो खुरदुरापन मिलेगा। यानी जो हमारा, अगर आप सपोज करो कांच है ना, कांच को अगर आप कट करते हो और उसकी सतह को अगर टच करोगे तो उसमें खुरदरापन होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा उसकी सतह क्या होगी, असमतलीय होगी, यानी समतल नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक। वहां पर क्या था, विषम, और यहाँ पर समदैशिक, यानी ये क्या होगा, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। यानी कहने का मतलब है इसके किसी भी दिशा में जाने पर इसके भौतिक गुण समान ही होते हैं। अब कैसे, आप यहाँ पर आप समझो, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड है।
इसके जो कण होते हैं अनियमित, अभी हमने बताया इसके जो कण हैं अनियमित क्रम से हैं। जैसे क्या, ए है, बी है, ए है, ए है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है बी, ये ए है, कुछ इस तरह से। तो आपको अगर इधर जाओ, ये देखो इधर जाओ या आप इधर जाओ, कुछ अंतर मिल रहा है आपको, कुछ अंतर नहीं। कहने का मतलब आप किसी भी दिशा में जाओगे ना तो अनियमित क्रम है, कोई क्रम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जब क्रम ही नहीं दिख रहा है तो सभी तरफ क्या होंगे, इसके भौतिक गुण क्या होंगे, समान ही होंगे। समझ में आ रही बात ना। तो भौतिक गुण अगर समान होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समदैशिक। ठीक है, यानी जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, समदैशिक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप देखोगे जैसे हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर मोम। मोम भी क्या होता है, जो हमारा मोम है वो भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। मोम है, रबड़ है, कांच है, और भी बहुत है। ठीक है, ये क्या होंगे, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।